दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे मजदूरों का अब लेबर कार्ड बनेगा। इस कार्ड से उन्हें सरकार के पास रोजगार तलाश करने में आसानी होगी। इस योजना की शुरुआत 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शुरुआत के बाद जिला के हर कॉमन सर्विस सेंटर पर फ्री में इसका पंजीयन होगा। 16 से 60 साल आयु वाले हर असंगठित मजदूरों का कार्ड बनेगा। इसे बनवाने के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खुद का मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना महामारी में असंगठित मजदूरों को रोजगार की दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सरकार के पास डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण लेबर कार्ड की योजना बनी है। यह योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा। रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, बड़े मिस्त्री, राज मिस्त्री, प्लम्बर, महिला और पुरुष किसान भी इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों घर की रसोई में खाद्य तेलों से बनने वाले पकवानों में कमी आने लगी है। इसका कारण यह है कि एक बार फिर से सरसों के तेल के भाव बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से बिहार के सीमांचल मिथिलांचल में सरसों तेल 200 रुपए प्रति लीटर के करीब होने जा रहा है। जो स्थिति है जल्द ही सरसों तेल दोहरा शतक लगा देगा। हालांकि वर्तमान में 190 रुपए प्रति लीटर के अधिकतम मूल्य पर सरसों तेल बिहार के बाजार में उपलब्ध है। 2 महीने पहले सरसों तेल के भाव बढ़े हुए थे, घटकर 160 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से सरसों के भाव बढ़ गए हैं। जी हां, कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से जारी दरों पर गौर करें तो अलग अलग ब्रांड के सरसों की कीमतों में पिछले दिनों की अपेक्षा अब 10 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों बिहार में बारिश और बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। यह बाढ़ के कारण नदियां उफान पर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि महानंदा नदी को छोड़कर दूसरी सभी नदियां उतरने लगी है। यह गंगा का जलस्तर सभी स्थानों पर नीचे आने लगा है, जबकि कोसी नदी अब भी उफान पर है। शुक्रवार और शनिवार को बारिश के पानी में और नदी में नहाने के दौरान 13 लोगों की जान चली गई। यह मरने वालों में 8 बच्चे शामिल है। सबसे ज्यादा गया जिले में 6 और नालंदा जिले में 3 लोगों की जान बाढ़ की वजह से चली गई है। दोस्तों क्या बिहार में भी बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी जुड़ेगी? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में मेट्रो ट्रेन शुरू करने के लिए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ताकि बिहार के लोगों को जल्द से जल्द मेट्रो सेवा का लाभ मिल सके। इस बीच बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भारत के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से एक शानदार आग्रह किया है। अगर इस पर अमल हो जाता है तो फिर सभी बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आपको बता दूं कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से यह आग्रह किया है कि बिहार में भी बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी दी जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली से वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। अगर इसमें बिहार को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर बिहार की किस्मत बदल जाएगी। जब फिलहाल हर रोज लाखों बिहार वासी रोजगार एवं व्यवसाय के मकसद से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं। कॉमन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव पर कार्य हो रहा है। अगर वाराणसी से बुलेट ट्रेन का रूट विस्तार करके बिहार को भी इसमें शामिल किया जाता है तो फिर बिहार के लोगों को दिल्ली जाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिन लोगों का अकाउंट है, यानी कि एसबीआई में जिनका अकाउंट है, उनके लिए बैंक ने आवश्यक सूचना जारी की है। दरअसल बैंक के खाता धारकों को अपने अकाउंट की केवाईसी करवाना आवश्यक है। केवाईसी में आपको बैंक में अपने दस्तावेज जमा करने होते हैं। अगर आपने भी अभी तक बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर आप भी ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। अब बैंक ने उन लोगों के लिए भी खास व्यवस्था कर दी है जो बैंक ब्रांच में नहीं जा सकते हैं। आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए और अगर एटीएम में कैश नहीं रहे तो फिर आप इस नंबर पर फोन करें, जो नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, आपके फोन करने पर आरबीआई एटीएम से संबंधित बैंक से जुर्माना लगेगा। जी हां, ड्राई एटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। यहां ड्राई एटीएम का अर्थ वैसे एटीएम से है जिसमें पैसे खत्म हो गए हो। मान ले कि कोई ग्राहक ने एटीएम में डेबिट कार्ड लगाया लेकिन पैसे ना निकले, एटीएम से मैसेज मिले कि पैसे खत्म हो गए हैं। इस स्थिति को तकनीकी भाषा में ड्राई
SBI ATM कहते हैं। यह देश के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिस बैंक का ATM बिना पैसे का होगा उस बैंक के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फिर फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 01123711333 पर फोन कर सकते हैं। RBI ने कहा है कि बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ATM में पैसे खत्म ना हो। जो बैंक इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना आर्थिक होगा और इसमें बैंकों को 10,000 रुपए चुकाने होंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक ATM में हमेशा कैश बनाए रखें और ग्राहकों को बिना पैसे लिए न लौटना पड़े। RBI ने कहा है कि बैंकों को हर हाल में सुनिश्चित करना है कि ATM में बराबर पैसे बने रहे। इसके लिए बैंकों को हमेशा निगरानी बनाए रखनी होगी। ATM पर हमेशा निगाह रखनी होगी कि पैसे खत्म ना हो। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी राज आते ही देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी अब अफगानियों को धोखा दे दिया है। जी हां, हशमत गनी ने कथित तौर पर तालिबान से हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हशमत गनी यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उनके भाई हशमत गनी ने तालिबान नेता खलील उर रहमान और धार्मिक नेता मुफ्ती महमूद जाकिर की उपस्थिति में इस संगठन में शामिल हुए हैं। जी हां, और समर्थन देने की घोषणा की है। अशरफ गनी इस समय अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात में है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। 23 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार के 11 डेलीगेट मिलेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में पक्ष और विपक्ष की लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वह लिस्ट सामने आ गई है जिसमें बिहार के 11 नेताओं के नाम है। ये नेता रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन यानी कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल होंगे। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा और भाकपा माले से महबूब आलम भी सीएम के साथ दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। इस लिस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल है। इन प्रमुख नेताओं के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान और बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी का नाम भी शामिल है। जी हां, साथ ही सूर्यकांत पासवान, जनक राम और अजय कुमार भी प्रधानमंत्री से मिलने 23 अगस्त को दिल्ली रवाना होंगे। बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि जेडीयू और राजद के साथ साथ पीएम से मिलने वाले डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होगी। दोस्तों, पटना जिले में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब डेंगू फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यह पटना शहर के PMCH, IGIMS, गार्डिनर रोड अस्पताल, NMCH और एम्स के अलावा अलग अलग प्राइवेट अस्पताल मिलाकर अब तक करीब 30 लोगों में डेंगू की रिपोर्ट आ चुकी है। यह स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर रोकथाम के लिए अगस्त में जिले की विभिन्न जगहों पर चलाए गए एंटी लार्वा अभियान की रिपोर्ट जारी की है। इसमें पिछले करीब 1.5 महीने के दौरान पटना जिले में करीब 725 जगहों पर सर्वे किया जा चुका है, जिनमें करीब 150 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिलने की बात कही गई है। डेंगू के संवेदनशील इलाके के अलावा घर घर एंटी लार्वा अभियान चलाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। दोस्तों, पूर्णिया शहर के खुशकीबाग में स्थित रेलवे ओवर ब्रिज पर शनिवार की अहले सुबह एक यात्री वाहक चलती बस में अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि किशनगंज से पूर्णिया के लिए समर ट्रेवल्स बस जा रही थी। यह रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचते ही इंजन में अचानक आग लग गई। यह ड्राइवर ने बस को ओवर ब्रिज पर ही रोक दिया। यह आग लगते ही यात्रियों के बीच कोहराम मच गया। यात्री जैसे जैसे बस से उतरकर अपनी जान बचा लिया। ड्राइवर ने बस में लगी बैटरी को निकालकर बाहर फेंक दिया। कई यात्रियों ने तो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, बिहार ने बीते 1.5 दशक में विकास के पैमाने पर काफी बेहतर काम करके दिखाया है। जी हां, आज बिहार के पास अच्छी सड़कें हैं। यहाँ किसी गांव में बिजली का आना या फिर ट्रांसफार्मर लगना खबरें नहीं बनती है। आधी आबादी यानी कि महिलाएं भी घरों से निकली। अब बच्चियां साइकिल से स्कूल जाती और महिलाएं किचन संभालने के साथ साथ पंचायत के विकास के लिए निर्णायक भूमिका निभाती हुई दिखती है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जिला है जिसका नाम पूर्णिया है। जिस दौर में बिहार हर दिन अपनी
अपनी विकास की गाथा लिख रहा था, उसी दौर में बिहार में राष्ट्रीय जनगणना भी हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का ये जिला पूर्णिया राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों से खराब प्रदर्शन किया था। यह प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों से लेकर बड़ों तक में पढ़ने को लेकर इच्छा शक्ति विकसित करना था। इन सब के बीच यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पूर्णिया में महात्मा गांधी 3 बार आए थे। 1925, 1927 और 1934 में गांधी जी इस धरती पर पहुंचे थे। 13 अक्टूबर 1925 को बापू ने पूर्णिया के विष्णुपुर इलाके का दौरा किया था। उन्हें सुनने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। उसी शाम को गांधी ने स्थानीय ग्रामीण चौधरी लालचंद की दिवंगत पत्नी की स्मृति में बने एक पुस्तकालय मातृ मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था कि विष्णुपुर जैसे दुर्गम जगह में एक पुस्तकालय का होना यह संकेत देता है कि यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। उस दौर में पुस्तकालय का होना यह बताता है कि पूर्णिया जिला के ग्रामीण इलाके में पढ़ने के प्रति लोगों का खास जुड़ाव था। एक बार फिर से पूर्णिया पुस्तकालय को लेकर गंभीर हुआ है और इसका श्रेय पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार को जाना लाजमी है। उन्होंने 25 जनवरी 2019 को यहां अभियान किताब दान का बिगुल फूंका था। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते ही देखते 150 पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। राहुल कुमार इसे 230 पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य बना चुके हैं। स्थानीय लोग, पंचायत प्रतिनिधि और प्रकाशकों से मिले सहयोग की वजह से इस लक्ष्य को पाने के लिए जो आत्मविश्वास होना चाहिए वह उनमें साफ झलकता है। दोस्तों, कटिहार में बाढ़ के पानी की वजह से गांव और शहरों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी दर्जनों गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर हैं। क्या गांव और क्या शहर, कटिहार में तो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले पुलिसकर्मी भी बाढ़ की डस झेल रहे हैं। दरअसल कटिहार जिले का कुर्सेला थाना इन दिनों गंगा और कोसी के कहर का सामना कर रहा है। बाढ़ की वजह से यह थाना पूरी तरीके से डूब चुका है। इस समय थाने में इतना पानी है कि माल खाने में जब्त कर रखा गया है। गैस सिलेंडर पानी में तैरने लगा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर को। और थाने में रखा गया बर्तन और हंडी ऐसे तैर रहा है मानो थाने का प्रांगण नहीं बल्कि कोई तालाब हो। बाढ़ की वजह से थाने में पुलिस अधिकारियों के बैठने तक की जगह नहीं है। पानी थाने के बरामदे तक आ गया है, जिसकी वजह से कुर्सी टेबल सब डूब गया है। यही नहीं, थाने में रखा गया दर्जनों मोटरसाइकिल और ट्रक, अन्य गाड़ियां पानी में बुरी तरीके से डूब गया है। दोस्तों, देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन को कई महीने हो चुके हैं। कई राज्यों में आज भी किसान लगातार धरने पर बने हुए हैं। किसानों द्वारा भारत सरकार के फैसले से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन किसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे तक को बंद कर देते हैं। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है, जिस कारण शनिवार को भी कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया और कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य समस्याओं को लेकर हाईवे पर भी धरना दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 4 ट्रेनें रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। किसानों के विरोध के चलते यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें रद्द हुई है। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि बीते 1 महीने से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें इस दौरान लगभग $5 प्रति बैरल तक कम हुई है, लेकिन मोदी सरकार इसे कम नहीं कर रही है। मई के बाद से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दाम में पिछले 34 दिनों में कोई भी तेजी नहीं देखी गई है। वही 44 दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी का भी बात करें तो फिर पेट्रोल लगभग ₹11.52 प्रति लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में ₹9.08 प्रति लीटर की उछाल देखने को मिली है। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने राजद परिवार में वैसे तो सब ठीक बताया जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव कभी कभी मुसीबत बढ़ा देते हैं। ऐसा एक बार फिर से हुआ है जब तेज प्रताप ने अपने ही भाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपने भाई तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ बिहार की जनता बाढ़ की विभीषिका से परेशान है, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं, जिसके बाद से सत्ताधारी पार्टी की इस मामले पर बोलने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जहां पहले जगदानंद सिंह पर हमला करते थे, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही हमला बोल रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पार्टी के बड़े राजकुमार के तीखे हमले दल के भीतर जारी सत्ता संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू की पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बड़ा भाई संगठन में अपने छोटे भाई को ज्यादा महत्व और पावर मिलने से उपजी हताशा में तीर जगदानंद सिंह पर चला रहे हैं, लेकिन असली निशाना
निशाने पर कोई और है। जहां वहीं इस ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी तोड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्किल प्रदान करने की तैयारी की है। रेलवे के सभी जोनल रेल के अंतर्गत अगले 3 साल के भीतर 3,500 युवाओं को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देगी। ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे, यानी चलाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जुलाई 2015 में पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय के तत्वाधान में बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्किल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। अब रेलवे ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोस्तों, सीबीएसई ने प्राइवेट और रेगुलर छात्रों की ऑनलाइन या फिर इंप्रूवमेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है। यह रेगुलर स्टूडेंट को एडमिट कार्ड के लिए अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा। वहीं प्राइवेट छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एग्जाम और एडमिट कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है और लोग देश से पलायन के रास्ते तलाश रहे हैं, तो पूरी दुनिया भी संकटग्रस्त मुल्क की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां भारत भी अफगानिस्तान के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और वहां से अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी के प्रयास में जुटा है। इस बीच देश में कुछ लोगों ने तालिबान को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं जो नियमों के खिलाफ है। असम में पुलिस ने ऐसे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तालिबान का समर्थन किया है, जबकि भारत सरकार इस मामले पर कुछ भी कहने से अभी बच रही है और उसका पूरा ध्यान अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी पर है। पुलिस का कहना है कि 14 लोगों को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, IT अधिनियम और CRPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार अब जमीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यह नई व्यवस्था को लेकर फिलहाल प्रयोग किए जा रहा है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्री में थोड़ी देर होगी, लेकिन रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन भी हो जाएगा। इस प्रयोग के लिए सरकार ने शेखपुरा जिले के एक गांव को चुना है। इस काम के लिए सरकार IIT रुड़की की मदद ले रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्री के लिए कोई भी आदमी अर्जी देगा तो सबसे पहले सर्वेयर या फिर अमीन जमीन के प्लॉट पर जाएंगे। वह बिकने वाली जमीन के प्लॉट का नक्शा बनाएंगे। सर्वेयर या फिर अमीन के प्लॉट पर जाने की सूचना जमीन बेचने और खरीदने वालों को दी जाएगी। उनकी मौजूदगी में चौहद्दी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्शा बनेगा। वह रजिस्ट्री के साथ लगेगा। उसके बाद अंचल अधिकारी म्यूटेशन का प्रमाण देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी म्यूटेशन में कागज पर नए खरीदार का नाम दर्ज हो जाता है। बदलाव यह होगा कि दस्तावेज में कागज पर नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा और फोटो भी रहेगा। खाता, खेसरा और रकबा भी फोटो में रहेगा। इससे चौहद्दी का विवाद समाप्त होगा। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराने की बड़ी फजीयत से भी लोग बचेंगे। रजिस्ट्री के समय म्यूटेशन का नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। यानी कि यह नियम अभी तक देश के किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ है। दोस्तों, सब्जी उत्पादक किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार जाने की अब जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सब्जी बेच सकते हैं। जहां उन्हें केवल सरकारी ऐप पर सब्जी की मात्रा और दर डालनी होगी। उसके बाद सब्जी उत्पादकों की समिति खुद उनके खेत में जाकर सब्जी खरीदेगी। यह सहकारिता विभाग जल्द सरकारी ऐप विकसित करके किसानों के लिए जारी कर देगा। यह खास बात यह है कि यह ऐप इंटरेक्टिव होगा, यानी कि दोनों ओर से रेट को लेकर मोल भाव भी किया जा सकेगा। साथ ही यह भी जानकारी दी जा सकेगी कि उनके खेत की सब्जी किस दिन कितना मात्रा में तोड़ी जा सकेगी। इस पूरी व्यवस्था की शर्त यही है कि सब्जी उत्पादक किसानों को अपने जिले की सब्जी उत्पादक समिति से जुड़ना होगा। अभी बिहार के मात्र लगभग 25,000 किसान ही समितियों से जुड़ सके हैं। हालांकि इसके लिए वेज फेड ने किसानों का सर्वे करा लिया है, लेकिन संस्था आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करेगी। दोस्तों, बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के बलुआई में बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लिया। जब बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था देखने के साथ ही उन्होंने विद्यापति नगर में कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। दरअसल बाढ़ आपदा के समय में लोगों के लिए भोजन एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बाढ़ के पानी के कारण ना तो कुछ खाने को बचता है और
करना ही बनाने का कोई इंतजाम होता है। ऐसे में सामुदायिक किचन बड़ा सहारा होता है। आपको बता दूं कि बिहार के 16 जिलों में करीब 32 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से प्रभावितों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जिनमें हर दिन लोगों को सुबह शाम ताजा भोजन मुफ्त दिया जाता है कि कोई भूखा न रहे। समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर समेत सभी जिलों में बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन की मदद से इन राहत शिविरों में दूसरी सुविधाएं दी जा रही है। दोस्तों, भाजपा ने पूरे देश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने का निर्णय किया है। यह भाजपा के दिवंगत नेता सिकंदर बख्त की जयंती 24 अगस्त पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगा और इस दिन से अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। उत्तर प्रदेश सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में हर विधानसभा सीट पर 5000 मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर के बीच एक विशेष संदेश देने की कोशिश करेगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि उत्तर प्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाता 70 से 80% या फिर उससे भी ज्यादा रहते हैं, वहां मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा और उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को जल्द ही पहचान करके उन्हें चुनावी तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, वे किसी भी एक पक्ष में वोट देकर चुनावी परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। या वहां मुस्लिम समुदाय के कम से कम 5000 वोट भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में डालने का प्रयास किया जाएगा। इससे मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा के करीब लाने में मदद मिलेगी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को अवसर नहीं दिया था, यानी कि टिकट नहीं दिया था। इसके साथ ही फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि 2017 के चुनाव में भाजपा के पास जिताऊ मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे, जिसके कारण उन्हें अवसर नहीं मिला। लेकिन पार्टी का दावा है कि इस बार उनके पास कई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार है जिन पर दांव खेला जा सकता है। लिहाजा इस चुनाव में भाजपा की चुनावी लिस्ट में कई मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के मंत्री ओबीसी पर हमला बोल रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा अफगानिस्तान संकट पर मोदी सरकार के रुख और भारत में महिलाओं पर अत्याचार पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने ओबीसी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि ओबीसी को अफगानिस्तान भेज देना चाहिए ताकि वे अपने समुदाय और महिलाओं को बचा सके। दरअसल ओबीसी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि भारत में 9 में से 1 बच्चों की मृत्यु 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। यह महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध है। लेकिन मोदी सरकार चिंतित है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और मोदी सरकार को यहां की चिंता क्यों नहीं है। ओबीसी की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि ओबीसी को उनकी महिलाओं और उनके समुदाय की रक्षा करने के लिए अफगानिस्तान भेजना बेहतर होगा। दोस्तों, देश में हर तीसरा व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं टीकाकरण के लिए योग्य 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग की आधी आबादी को पहले डोज लगाई जा चुकी है। दोनों डोज लेने वाले लोग अभी कुल आबादी के 10% से भी कम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर से वैक्सीन बहुत आयात में उपलब्ध होगी और उसके बाद टीकाकरण की रफ्तार और भी गति पकड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गुरुवार तक देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 57 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 44.5 करोड़ से ज्यादा पहली और करीब 13 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। इस तरीके से कुल आबादी के 33% लोगों को कम से कम 1 डोज और 9% लोगों को दोनों डोज लग गई है। इस तरीके से कुल आबादी के 33% लोगों को कम से कम 1 डोज और 9% लोगों को दोनों डोज लग गई है। आपको बता दूं कि देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 94 करोड़ है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। यह दिन में तेज धूप और रात होते होते बारिश हो रही है। यह कोसी सीमांचल, पूर्वी बिहार और उत्तर दक्षिण बिहार हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से भी अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। साथ ही इन इलाकों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज,
किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार और इसके आसपास एक चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में इंद्रपुरी में 100 मिलीमीटर, फारबिसगंज और इटाड़ी में 80 मिलीमीटर, तैयबपुर, बोधगया और वैशाली में 70 मिलीमीटर, गया में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह बिहार के लोगों को लगातार 2 दिनों में बारिश होने से उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों तक में 45,500 से अधिक शिक्षकों और 5,300 प्रधान अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। यह खास बात यह है कि यह भर्ती नियोजित शिक्षकों के जरिए होगी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। 1994 के बाद पहली बार होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। यह बिहार में नियोजित शिक्षकों की बम्पर भर्ती की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर अब तक जो बहाली नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई है, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यह शिक्षा के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर खड़े हो रहे सवाल के कारण विभाग ने इस बार बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का फैसला किया है। हालांकि 50,000 से भी अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली कब होगी, अभी इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की बहाली को लेकर नियम जारी किए गए हैं। यह शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि इसके लिए अलग से कैडर बनाया जाएगा। दोस्तों, बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ आपदा से प्रभावित है। जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जब बिहार सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। पशुपालकों के लिए राहत शिविर में पशु चारा, दवाइयां आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये बातें हम नहीं बल्कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास मंत्री मुकेश सहनी ने परिषद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कही है। जब मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बाढ़ आपदा के दौरान अगर किसी मवेशी की मौत हो जाती है तो बिहार सरकार की ओर से मवेशी पालकों को मुआवजा मिलेगा। गाय या भैंस की मौत होने पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। एक मवेशी पालक अधिनियम 3 मवेशी के लिए मुआवजा ले सकेंगे। इससे पहले मंत्री मुकेश सहनी भागलपुर पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया। दोस्तों, बिहार के पटना, गया, भागलपुर, नालंदा समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अब घर बैठे अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप सीमांचल मिथिलांचल के भी हो तब भी आप अपने घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। बिहार के कहीं भी जिले के आप रहने वाले हैं तो भी आप घर बैठे पैन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं अपने से। आपको पैन कार्ड बनाने के लिए अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब आप घर बैठे ही अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। यह पैन कार्ड बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ई पैन वाले सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर डालना होगा। जहां आपको बता दूं कि पैन कार्ड बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। जहां अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो पैन कार्ड बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी हां, बिहार में अब घर बैठे पैन कार्ड बनाने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.incometaxindia.efling.gov.in। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से आयोजित विपक्षी पार्टियों की बैठक में भाजपा को हराने के लिए मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष पर जोर दिया। यह तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में विपक्ष की क्या रणनीति होगी उस पर अभी से ही तैयारी करनी होगी। पिछले 7 सालों में विपक्ष एक ही तरीके से चुनाव लड़ रहा है। अभी से विपक्ष को देश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करना चाहिए कि हम सब साथ हैं, हमारा क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है और क्या विजन है। यदि भाजपा को हराना है तो फिर जिन राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उन्हें वहां ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष अपने एजेंडे पर चुनाव लड़े, मुद्दों में धार और नयापन लाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और बंगाल ने दिखाया है कि भाजपा से कैसे लड़ा जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जन विरोधी नीतियों से मध्यम वर्ग परेशान है, त्रस्त है। यह राजद ने चुनाव नतीजे के बाद से ही किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, महंगाई और जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से लेकर सदन तक और संसद से लेकर प्रदर्शन किया। यह विपक्ष को सड़क पर आना ही हो रहा होगा।
दोस्तों 2 दशकों बाद अफगानिस्तान पर फिर से काबिज हुए तालिबान ने वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यह पाकिस्तान तो पहले ही तालिबान की गोद में जाकर बैठा हुआ है, बाद में रूस फिर चीन ने भी तालिबानी मुजाहिद लड़ाकों को लेकर लचीला रुख प्रदर्शित किया। इस कड़ी में फिलहाल बड़ा बदलाव ब्रिटेन के रुख में सामने आया है। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वे तालिबान के साथ भी काम करने को तैयार हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर राजनयिक प्रयास जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का बचाव अभियान जारी है। हालांकि इसमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मैं लोगों को आश्वासन करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के हालात का हाल तलाशने के लिए हम सभी राजनयिक प्रयास जोर शोर से कर रहे हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ काम भी करेंगे। दोस्तों अररिया जिला में लक्ष्य से लगभग 4000 हेक्टेयर अधिक जमीन में इस साल धान की खेती हुई है। यह साथ ही समय से धान की रोपाई होने के कारण फसल भी लहलहा रही है। यह अनुकूल मौसम और रुक रुक कर हो रही बारिश से कृषक अच्छी पैदावार लेने के लिए दिन रात एक करके खेत में लगे हुए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार के लाख जतन के बावजूद भी अररिया जिले के अधिकांश प्रखंडों में यूरिया की किल्लत के कारण लहलहाते धान की फसल यूरिया के अभाव में दम तोड़ रही है। वहीं अधिकांश खाद्य दुकानों में यूरिया की उपलब्धता नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर भी लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में जहां कृषकों यानी कि किसानों को खाद के लिए कई खाद विक्रेताओं के दुकान का चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहीं बेबस किसान चोरी छिपे 266 रुपए का यूरिया 350 से 400 रुपए तक देकर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बावजूद भी विभाग यूरिया की किल्लत को दूर करने तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने में नाकाम हो रही है। किसानों ने जिला प्रशासन को खुली तौर पर आगाह करते हुए कहा है कि जल्द यूरिया की किल्लत दूर नहीं हुई तो फिर एकजुट होकर किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार के नालंदा जिले को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बाण गंगा से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का निर्देश दिया था। इसको लेकर उन्होंने 2 बार खुद इसके प्रस्ताव पर विचार करके सभी अधिकारियों के साथ स्थल भ्रमण पर मार्गदर्शन के लिए अंतिम रूप दिया। उसी निर्देश के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार की भी सहमति मिल गई है। दोस्तों हाल ही में तालिबान को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर मशहूर शायर मुनव्वर राना के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जहां उनके तेवर ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुनव्वर राना ने कहा है कि वे पीएम मोदी से इश्क करते हैं और उनके तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में माफियाओं के पास होने वाले बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मुनव्वर राना ने यह भी कहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर शायद वे लोगों से मोहब्बत से मिलने लगेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।